नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ, जहां झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को लेकर ये खबर है। आदिवासी भूमि घोटाले में एनोस एक्का, झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और पत्नी को 7 साल की सजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े अवैध रूप से आदिवासी जमीन अधिग्रहण से संबंधित है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बड़ी कार्रवाई और 7 साल की सजा मुकर्रर हुई है, जहां झारखंड के पूर्व मंत्री एक्का और पत्नी को 7 साल की सजा हुई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए पूर्व मंत्री और बड़ी सजा उनको भी और पत्नी को भी 7 साल की, क्या पूरा मामला विस्तार से बताइए जरा। देखिए उन्नति, मैं बताऊं कि जो है जो नया जो अपडेट आया है, जो पूर्व मंत्री एनोस एक्का थे, क्योंकि उन पर जो है ईडी और इन पर लगातार जो है सीएनटी एक्ट के मामले में अवैध जमीन को उन्होंने जो सीएनटी एक्ट जो जमीन खरीदी थी उस पर जो है सरकार ने नकेल कसी थी, और उस पर जो है उनकी पत्नी जो है मेनन एक्का है, उन पर भी ये दोष साबित हो गया है, और उनको जो अदालत है वो 7 साल की कठोर सजा हो गई है। उनके साथ साथ 10 दोषियों को भी जो है दोषी माना गया है, और जो है वो कठोर कारावास की सजा को सुनाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि जो एनोस एक्का थे उस जमाने में बड़ा चर्चित मंत्री रहे थे। उनकी जो पैतृक संपत्ति है उस पर काफी संपत्ति पर जो है सरकार ने कब्जा कर लिया था। अब उसका मिसाल ये है कि उन्होंने उस समय तत्कालीन जिस समय एनोस एक्का जब मंत्री थे तो उन्होंने एक अपना आलीशान घर बनाया था, और उसी आलीशान को ईडी ने जो कब्जा किया, आज जो ईडी का जो कार्यालय है वो उसी एनोस एक्का के घर में है, उसी एनोस एक्का के घर में है। ईडी उस पर अपने आप को ये कर लिया, और उनकी तमाम जो संपत्तियां हैं, बहुत सी संपत्ति को ईडी ने अटैच करके, और उन पर जो है सजा जो है लगातार चल रही थी। क्योंकि उस समय जो है तत्कालीन उस समय जो मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा पर भी जो है लगातार जो है दबिश बनाई जा रही है। लेकिन इस बार जो सजा जो उनके साथ मुकर्रर हुई है, तो एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को 7 साल की सजा मिली है। जी बिल्कुल। और अब देखिए किस तरीके से क्या प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर का, जहां मानव जीपीएस बागू खान मुठभेड़ में ढेर। 100 से ज्यादा घुसपैठ करा चुका बागू खान ढेर हुआ है। हर आतंकी संगठन से उसका कनेक्शन था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मोस्ट वांटेड आतंकी बागू खान उर्फ समंदर चाचा को नौशेरा सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। बागू खान अब तक 100 से ज्यादा घुसपैठ में शामिल था, और वह आतंकी जगत में ह्यूमन जीपीएस कहलाता था। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में बागू खान समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसे पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय आतंकियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बागू खान को ह्यूमन जीपीएस कहा जाता था। 1995 से अब तक उसने 100 से ज्यादा घुसपैठ में आतंकियों की मदद की थी। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी भी सीमा पार से आए थे। सेना ने फिलहाल आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन शुरुआती जानकारी में बताया गया है कि मारे गए 2 घुसपैठियों में बागू खान भी शामिल था। सेना और पुलिस ने अब तक सिर्फ इतना बताया है कि अभियान में 2 घुसपैठिए मारे गए हैं। तो देखिए किस तरीके से बड़ी सफलता, जहां शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर, जहां जिसे मानव जीपीएस कहा जाता था, यानी कि वो आतंकियों की मदद करता था ताकि वो सीमा पार कर सकें, और ऐसे में उसको ढेर करना वाकई ये बड़ी सफलता होगी, क्योंकि लगातार दुश्मन मुल्क की ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ भारत में करा दी जाए, और इसके लिए ये व्यक्ति मदद करता था जिसे मानव जीपीएस भी कहा जाता था, उसको ढेर किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। तो यकीनन ये बड़ी सफलता है। हालांकि आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
लेकिन शुरुआती तौर पर जो पता चला है वो ये जानकारी कह रही है कि बागू खान मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा इसने घुसपैठ कराई हैं और इसीलिए इसे ह्यूमन जीपीएस कहा जाता था, क्योंकि इसे समझ थी, नक्शा इसे पता था और इसीलिए ये घुसपैठ बड़े ही सोची समझे तरीके से करा देता था आतंकियों को। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी का विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली में हुई अहम बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की एक प्रमुख नदी महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा होकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है, लंबे समय से विवाद का कारण बनी हुई है। इस लंबे विवाद को बातचीत से हल करने के लिए 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग के सचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों राज्यों ने माना कि यह समस्या बहुत पुरानी और कठिन है, लेकिन लोगों और दोनों राज्यों के भले के लिए इसका समाधान मिल बैठकर निकालना ही होगा। बैठक में यह भी तय हुआ है कि सितंबर 2025 से दोनों राज्यों की तकनीकी समितियां, जिनमें इंजीनियर और विशेषज्ञ होंगे, हर हफ्ते बैठक करेंगी। ये समितियां मुख्य मुद्दों को पहचानेंगी और उनका हल निकालने की कोशिश करेंगी। साथ ही वे ये भी देखेंगे कि कैसे दोनों राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है। तो देखिए, तालमेल कैसे बेहतर हो, इस पर भी विस्तृत चर्चा होगी। तो देखिए किस तरीके से हल निकालने की कोशिश की जा रही है और बैठक हुई है और बैठक के जरिए यही तय किया गया है कि इसको कैसे, ये जो विवाद चला आ रहा है, इसको हल किया जा सकता है। और इसीलिए दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। देखिए, और बैठक के अपने खास मायने समझ में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों राज्य और राज्यों से जुड़ा हुआ ये विवाद जो कि लंबे समय से चल रहा है, ऐसे में उसको किस तरीके से सुलझाया जाए, इस पर चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड में बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जहां रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लोग लापता 8 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कई स्थानों पर मलबे में फंसे लोगों की तलाश शुरू हुई है। तो रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लापता 8 लोगों का पता नहीं चल पाया है। 40 लोगों की रेस्क्यू टीम खोजबीन में जुटी है। उधर मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बारिश से तबाही। तो रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लापता 8 लोगों का पता नहीं चल पाया है। 40 लोगों की रेस्क्यू टीम खोजबीन में जुटी हुई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, तबाही का मंजर है चारों ओर, क्या अपडेट मिल रही है? जो लापता लोग हैं उनका पता नहीं लग पा रहा है, क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, मैं बात करूं आपदा को लेकर तो आपदा पर 3 दिन हो गया लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों में जिस तरीके से। और परसों जो बारिश हुई थी उसमें लगभग 8 लोग लापता हो गए थे और अभी तक उनका पता नहीं लगा। लगातार SDRF NDRF की टीम लगातार कोशिश कर रही है और वहां के क्षेत्रीय विधायक जो आशा नौटियाल और भरत चौधरी हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में, खुद अधिकारी जो है DM जो लगातार हर जगह वहां जा रहे हैं, जहां चाहे रोड टूटी हो, पैदल जाना पड़े, लेकिन वहां पहुंच रहे हैं जहां की हालत खराब है, जहां की व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। लेकिन जी सतीश, देखिए व्यवस्थाएं वहां पर सुदृढ़ करने का प्रयास हो रहा है कि आखिर स्थिति को सामान्य कैसे बनाया जाए वापस से, लेकिन क्योंकि तबाही का मंजर चारों ओर फैल चुका है और ऐसे में प्रशासन के लिए भी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है।
सतीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद सतीश तक आवाज नहीं जा रही है। तो यही जानकारी सतीश भी दे रहे थे कि किस तरीके से देखिए जहां जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लोग लापता हो रहे हैं, मलबे से सड़कें ढक जा रही हैं, आवागमन प्रभावित हो रहा है। ये तमाम चुनौतियां हैं और ऐसे में प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, किस तरीके से राहत सामग्री उन तक पहुंच जाए, इसका प्रयास लगातार धामी सरकार की ओर से किया जा रहा है। रुक करते हैं और एक बड़ी खबर का। राहुल गांधी ने सिखों को लेकर एक बयान दिया था विदेश में, जिस बयान को लेकर अब घमासान मचा हुआ है, जहां राहुल गांधी ने दी हाईकोर्ट में चुनौती। वाराणसी की अदालत को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई निगरानी। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर बयान दिया था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने अमेरिका में सिख समुदाय पर दिए बयान को लेकर 21 जुलाई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली निगरानी याचिका स्वीकार कर ली थी। इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। अब मामले की सुनवाई 1 सितंबर को न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में होने की संभावना है। सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, क्या रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं? उनके इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताते हुए विरोध हुआ था। वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान के खिलाफ सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इस पर उन्होंने अदालत में परिवार दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर 2024 को ये कहते हुए वाद खारिज कर दिया कि मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और ये उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की, जिसे 21 जुलाई 2025 को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। दलील दी गई है कि वाराणसी अदालत का आदेश गलत, अवैध सामने आया है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लिहाजा जब तक ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तब वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाए। तो देखिए, राहुल गांधी का दिया बयान और उसके बाद अब उन्होंने वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को क्योंकि चुनौती दी है। ऐसे में इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई किस तरीके से होती है, ये सुनना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने विदेश में जाकर सिखों को लेकर एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि सिख भारत में क्या कड़ा पहन पाते हैं, क्या पगड़ी बांध पाते हैं, क्या गुरुद्वारे जा पाते हैं? इस तरीके का सवाल उन्होंने किया था, जिसे भड़काऊ समझा गया और इसी को लेकर घमासान मचा था। और अब खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां प्रयागराज में एक इंजीनियर ने अपना नया आविष्कार दिखाया है। साइंस ग्रेजुएट शैलेंद्र कुमार ने खास इंजन बनाया है। 1 लीटर पेट्रोल में 176 किलोमीटर का जबरदस्त माइलेज देता है, जहां फ्यूल सपोर्ट वाला इंजन तैयार हुआ है। पूरी तरह से प्रदूषण ये मुक्त है। संगम नगरी प्रयागराज के साइंस ग्रेजुएट शैलेंद्र कुमार सिंह गौड़ ने 4 स्ट्रोक इंजन को मॉडिफाई कर 6 स्ट्रोक इंजन बनाने का दावा किया है, जो मौजूदा तकनीक को पीछे छोड़ते हुए 1 लीटर पेट्रोल में 176 किलोमीटर का जबरदस्त माइलेज देता है। इस तकनीक से सिर्फ माइलेज ही नहीं बढ़ता है, बल्कि बाइक की क्षमता भी 3 गुना तक बढ़ जाती है। इससे प्रदूषण भी लगभग खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया है कि उनकी बाइक के साइलेंसर का तापमान बहुत कम होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगभग 0 है, जिससे ये पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। शैलेंद्र कुमार सिंह गौड़ ने इस तकनीक को पुरानी बाइक को ही मॉडिफाई कर डेवलप किया है। उन्होंने बताया है कि इस इंजन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इथेनॉल जैसे किसी भी तरह के फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी दावा है कि यह इंजन टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए प्रयागराज से। आलोक, क्या कुछ जानकारी? देखिए किस तरीके से इंजीनियर ने ये जो नया आविष्कार किया है कितना बेहतर है और किस तरीके से लोग इसे सराह रहे हैं।
देखिए, प्रयागराज के रहने वाले शैलेंद्र कुमार सिंह गौड़ हैं, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो 6 स्ट्रोक इंजन है और बहुत बेहतर माइलेज देगा। 1 लीटर में उनका दावा है कि 175 किलोमीटर का एवरेज देगा। तो ये निश्चित तौर पर अगर ये इंजन सक्सेस होता है तो एक नई क्रांति ला देगा मोटर इंडस्ट्री में, क्योंकि इतना बड़ा माइलेज और इससे जो आम जनमानस है उसको काफी राहत मिलेगी। आम जनमानस जो महंगाई की मार से बिल्कुल परेशान है, ऐसे में अगर पेट्रोल इंजन ऐसा आ जाता है जो 170-175 किलोमीटर का माइलेज देगा, यानी कि 95 और 100 रुपए में कोई भी व्यक्ति 175 किलोमीटर की यात्रा मोटर बाइक से कर सकेगा, तो बहुत बड़ी राहत वाली खबर होगी और एक नई क्रांति होगी मोटर इंडस्ट्री के क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पर शैलेंद्र कुमार सिंह गौड़ जो प्रयागराज के झूसी के रहने वाले हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा इंजन मोटर बाइक इंजन तैयार किया है जो आम जनमानस के लिए बहुत बेहतर होगा और लोगों को एक बेहतर माइलेज देगा बाइक में। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से आने जाने में सुविधा होगी। और ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए क्योंकि वाकई ये बहुत अच्छा आविष्कार है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। और प्रयागराज से ही अगली खबर सामने आ रही है, जहां मुठभेड़ की खबर मिल रही है, जहां लगातार पुलिस जो है सफलता हासिल कर रही है। गैंगरेप का जो आरोपी है, पुलिस मुठभेड़ में वो गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनामी भी था। मौके से अवैध हथियार और चोरी की बाइक इसके पास से बरामद हुई है। प्रयागराज पुलिस का अपराधियों के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में देखिए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगती है, जहां गैंगरेप का जो मुख्य आरोपी है और 25,000 का इनामी है, अनिल कुमार जिसका नाम है, उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी पुलिस की गोली से वो घायल हुआ है। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को मौके से अवैध हथियार व एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। और अब खबर ललितपुर से सामने आ रही है, जहां ललितपुर में राज्यपाल की बात का असर देखने को मिला है, जहां आनंदीबेन पटेल की बात का असर हुआ है। जी हां, आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले राज्यपाल आनंदीबेन ललितपुर के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। शराब को विरोध करते हुए लोगों को उन्होंने जागरूक किया था। तो अब लोग शराब के खिलाफ उतरे नजर आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में अलग फरमान किया है, वहीं ग्राम मानिकपुर गांव का अनोखा फरमान जारी हुआ, जिसमें गांव वालों ने फैसला लिया है कि आज से ही ये गांव का कानून लागू किया जाता है, जिसमें गांव का कोई भी व्यक्ति शराब, गांजा और जुआ जैसे कृत्यों में पाया जाता है तो उसके पकड़े जाने पर 51,000 का दंड अदा करना होगा और साथ ही या फिर उसको 5 साल के लिए समाज से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।